विजुअल स्टूडियो 2019 को यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मली ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनका इंटरफेस थोड़ा अपडेट होता है और इनकी लॉजिक सेम रहती है। कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं आता इनमें। तो जिनके पास डिफरेंट वर्जन्स हैं वो उनके लिए भी स्टेप सेम ही होंगे, बस वो चीज़ें विजुअलाइज वे में थोड़ा सा चेंज होंगी। और ये जैसे ही स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ कि आज हमने इसके ऊपर किस तरीके से वर्कआउट करना है और किन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन है, आज जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कोशिश कीजिएगा इसको साथ ही साथ अपने लैपटॉप में भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर दीजिएगा। ये मैकेनिज़्म है कि हम कैसे एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास इंटरफेस आ गया जी। हम इस इंटरफेस के अंदर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले आपने जाना जी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको वेबसाइट भी रेफ़र कर दूंगा, उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ASP.NET फ्रेमवर्क, MVC और C#, ठीक है जी। इसकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे विजुअल बेसिक भी आ रहा है, इसकी तरफ नहीं जाना आपने। इसको सिलेक्ट करके हमने कर देना है नेक्स्ट। जो भी आपने नाम रखना है यहाँ पे उसका नाम रख के हम उसको कर देंगे क्रिएट। जिस जगह क्रिएट हो रहा है उसको एड्रेस को भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं जैसे ये किया है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ गई हैं। एक है हमारे पास एम्प्टी प्रोजेक्ट, एक है वेब फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद है MVC, उसके साथ है हमारे पास वेब API और सिंगल पेज एप्लीकेशन। हमने जिसको प्रेफरेंस देनी है हम MVC फ्रेमवर्क के ऊपर जाएंगे। MVC क्या है जी? मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल किस लिए यूज़ किया जाता है? मॉडल होता है जो कि डेटाबेस के साथ इंटरलिंक करती है चीज़ें, हम उसे मॉडल के तौर पर प्रेजेंट करते हैं और वो जो क्लासेस मॉडल की हैं। व्यू का मतलब जो हमारे पास डिस्प्ले आ रहा होता है और कंट्रोलर का मतलब हमारे पास जो चीज़ें कंट्रोल कर रही होती हैं। एक्चुअली अगर हम देखा तो हमारे पास मल्टीपल मैकेनिज़्म आते हैं कि अगर हमने किसी एप्लीकेशन डेवलप करना है तो उसके एप्लीकेशन को डेवलप करते हुए कोई स्टैंडर्डाइज्ड वे अगर हम यूज़ कर लें जिससे हम उसको डिवाइड कर दें कि डिज़ाइन उसका अलग कर दें, उसकी DB की क्लासेस को अलग कर दें और उसका जो लॉजिक है, उसके जो राउटिंग है, उसके जो कंट्रोलिंग है उसको अलग कर दें, तो इस तरीके से हमारे पास एक स्पेसिफिक वे आउट आ जाता है। ये केस स्टडी नॉर्मली यूज़ होती है सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी कि जब कोई एक वर्कर छोड़ के जाता है दूसरा उसको आके उसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग करना चाहे तो कोई स्टैंडर्ड वे आउट होना चाहिए। मोनोलिथिक एप्लीकेशंस के अंदर यही इश्यूज था कि हमारे पास सारी चीज़ें एक ही जगह मौजूद थी और अगर हम इन चीज़ों को अलग अलग करके रख दें तो हमारे पास इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया जा सकता है और इसके ऊपर कोडिंग करना कोडर के लिए भी आसान है। तो हम चलते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर के हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, हम कितनी चीज़ों को यहाँ पे टैकल कर सकते हैं। और MVC का आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि MVC के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और उन 3 के ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। यानी कल को कोई डिज़ाइन व्यू में कोई इशू आएगा तो हमें पता सिर्फ ये व्यूज़ के अंदर ही काम करना पड़ेगा। कल को कोई डेटाबेस में कोई चेंज आता है, डेटाबेस के अंदर कोई एरर आता है तो हमें पता होगा ये मॉडल वाली क्लास में ही होगा। उसके बाद अगर कोई हमें राउटिंग फेजेस के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई क्लिक करने पे वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो पता होगा कि ये काम कंट्रोलर का। तो अगर हम सिस्टमेटिक वे से वेबसाइट्स को तैयार करें तो वेबसाइट एक ख़ास फॉर्मेट में रेडी होती है जिसकी वजह से हम उन वेबसाइट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वेबसाइट को किस तरीके से हम चला सकते हैं। तो ये हमारे पास ये एप्लीकेशन अब ओपन होने लगी है। ये हमारे पास एप्लीकेशन आ गई थी। हम इस एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम काम आगे कर सकते हैं। ये हमारे पास इंटरनेट एप्लीकेशन है जी, MVC बेस्ड है। इसको अंदर जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो हम अभी देखते हैं। ये रेजर सिंटैक्स को यूज़ करता है। अब रेजर सिंटैक्स क्या है जी? रेजर सिंटैक्स की जो फाइल एक्सटेंशन है वो हमारे पास होती है CSHTML। ये देखें यहाँ पे जैसे आपको व्यू हो रहा है जी, हमारे पास यहाँ पे आ गया ये। तो इसमें हमारे पास होम है, होम में हमारे पास @ का सिंबल लगा हुआ है। @ का सिंबल यही रिप्रेजेंट करता है, ये होता है रेजर सिंटैक्स। रेजर सिंटैक्स है। रेजर सिंटैक्स की दूसरी निशानी ये है कि इसकी जो फाइल एक्सटेंशन बनती है वो होती है CSHTML। CSHTML का मतलब C#HTML, ठीक है। इससे पहले जो वर्जन यूज़ हो रहा था वो था ASPX और उससे पहले जो वर्जन यूज़ हो रहा था वो हो रहा था ASP।
और अब जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया जा रहा है वो है हमारे पास रेजर सिंटैक्स के अंदर हम काम करेंगे। इसके अंदर पहले से फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मौजूद है और हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे। अब जो HTML है और जो हमारे पास CS HTML है, CS HTML के अंदर हमारे पास किस तरीके से काम होगा कि हम इसमें सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जबकि अगर हम देखें नॉर्मल HTML के अंदर तो वो प्रोग्रामिंग नहीं है, वो जस्ट हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है और हम उसके अंदर जस्ट अपने स्ट्रक्चर्स को ही क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम आते हैं अपने कोड को देखते हैं कि index.cs HTML पे किस तरीके से काम पड़ा हुआ है। हम यहाँ से इसको चला के चेक करते हैं। ये हमने जस्ट क्लिक किया ताकि थोड़ा ओवरव्यू आ जाए, तो फिर हम इसको देखते हैं आगे। ये हमने एप्लीकेशन चलाई, हमारे पास ये एप्लीकेशन आ गई, ठीक है। ये डिफरेंट पेजेस इसके हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी आ रहे हैं, जैसे होम का पेज है इसके अंदर अबाउट का पेज है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स का पेज है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि कैसे इसके अंदर वर्किंग हो रही है। इसमें नंबर एक चीज़, यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, IIS एक्सप्रेस। ये है हमारे पास सर्वर, ये हमारे पास सर्वर है। देखें वेब एप्लीकेशन 3 चल रही थी मेरी, तो जिस जगह चल रही है उसने उसका पोर्ट नंबर भी शेयर किया मेरे साथ कि जी इसका पोर्ट नंबर 4433 है और ये लोकल होस्ट पे चल रही है। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो अपने सर्वर को अगर बंद कर दूंगा तो ये भी चलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे चंद एक चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की चीज़ें सारी। यहाँ पे सर्वर चल रहा होगा तो ये एग्जीक्यूशन में चलेंगी चीज़ें। अगर सर्वर नहीं चल रहा तो इसके हिट करने से, इसका URL हिट करने से कभी भी नहीं चलेगा। मैं एक दफ़ा को एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। इसको मैंने स्टॉप किया, इसको मैं जाके यहाँ पे वो भी स्टॉप हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाने की कोशिश भी करूं यहाँ से, जैसे कि ये हमारे पास आ रहा था, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो अब ये नहीं चलेगा, अनएबल टू कनेक्ट, क्योंकि हमारा सर्वर बंद है। यहाँ पे कोई IIS एक्सप्रेस का सर्वर नहीं चल रहा था ना, तो इसलिए ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेंगी। फिर हम आते हैं इसके नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स की तरफ के, जो कि हमें इसके ऊपर फोकस करेगा कि कैसे हमने काम करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे हमारे पास होम है, होम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर व्यूज़ में जिस नाम से फोल्डर होगा, जैसे होम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, उसी नाम से वहाँ पे कंट्रोलर का नाम होगा। जैसे यहाँ पे होम कंट्रोलर, तो कंट्रोलर इसके साथ ही मर्ज होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे अगर होम कंट्रोलर है तो इसमें एक फोल्डर होगा होम के नाम से। अगर हम यहाँ पे ABC कंट्रोलर को बनाते हैं तो यहाँ पे भी कोई फोल्डर होगा जहाँ पे ABC नाम से कोई चीज़ होगी। जैसे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा ट्राई करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोलर बनाया, ठीक है जी, कंट्रोलर मैं बनाने जा रहा हूँ और इस कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे रख दिया जी MVC5 एम्प्टी, डन। इसको मैंने कर दिया ऐड, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। यहाँ से मेरे पास नाम पूछा है, मैं इसे कह देता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल ABC, समझाने के लिए ABCD कर देते हैं, ठीक है जी। ABCD कंट्रोलर ऐड, जैसे मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया, तो अब इस कंट्रोलर को चलने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, व्यूज़ के अंदर भी वो काम होना चाहिए, ठीक है। अब व्यूज़ के अंदर देखें, यहाँ पे अपडेटेड वर्जन में उसके नाम से खुद ब खुद एक हमारे पास आ गई है। हम इसके अंदर राइट क्लिक करते हैं जी, ऐड करते हैं, ऐड करके हम यहाँ से ऐड न्यू आइटम, ठीक हो गया। ऐड न्यू आइटम में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा वेब के अंदर होगा हमारे पास MVC के अंदर हमारे पास वेब में जो नॉर्मल पेज आएगा MVC रेजर, MVC लेआउट पेज नहीं चाहिए हमें, MVC रेजर व्यू का पेज चाहिए। तो हमने MVC5 व्यू पेज, ये देखें इसकी व्यू पेज, यहाँ पे इसका नाम लिखा आ गया। मैंने इसका नाम रख दिया फॉर एग्जांपल इंडेक्स, ठीक है जी, इंडेक्स CS HTML, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया।
यहाँ पे हम जाते हैं होम कंट्रोलर में। होम कंट्रोलर में इंडेक्स के नाम से पहले से इसके बारे में चीज़ें मौजूद थी, तो यहाँ पे जब हमने इंडेक्स के बारे में लिखा तो मैं यहाँ पे टाइटल के तौर पे बॉडी में कोई शय लिख देता हूँ, दिस इज़ माई ABCD पेज। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल में टेस्ट। ठीक हो गया। इसको अब हम चला के चेक करते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो कि किस तरीके से वर्किंग करता है। बस ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, जिस नाम से कंट्रोलर होगा उसी नाम से व्यूज़ में उसका फोल्डर होगा, और जिस नाम से हमारे पास यहाँ पे एक्शन मेथड हमारे पास होगा, यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ABCD कंट्रोलर के अंदर जिस एक्शन रिजल्ट हमारे पास, जिस तरीके से ये मेथड हमारे पास आएगा व्यूज़ का, जिस नाम से ये मेथड का नाम होगा उसी नाम से हमारे पास उस फोल्डर के अंदर वो चीज़ें मौजूद होंगी। जैसे कि ये है, यहाँ पे index.cs HTML था, तो यहाँ पे भी इंडेक्स है। यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा चला के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम हम समझ सकते हैं। ये देखें जी, हमारे पास ये पेज ओपन हो गया हुआ है। अब हम यहाँ से कर रहे थे प्रोग्राम अबाउट पे, तो फिर हम जाते थे होम पे, यहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे उस पेज का नाम क्या था जी, ABCD, और उसके इसका पेज का नाम था इंडेक्स। ये याद रखें कि यहाँ पे .cs HTML इसकी एक्सटेंशन नहीं लिखनी, क्योंकि कंट्रोलर इसे कर रहा है, और ये हमारे पास इसकी आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। ये हमने अभी क्या देखा जी, हम कैसे एक नया व्यू हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, हमने कैसे एक कंट्रोलर हम ऐड कर सकते हैं, हम कैसे एक नया व्यू ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास चंद एक ABC हम इसकी फिर सीखते हैं ताकि चीज़ें हमें मज़ीद क्लियर हों। चलते हैं, ये हमारे पास सर्वर बंद हो गया इसका। इसमें आपने चंद एक चीज़ों के ऊपर रहना है, फोकस करना। फोकस कहाँ पे करना आपने? नंबर एक चीज़, जो कंट्रोलर है वो .cs एक्सटेंशन का होगा हमेशा, ये याद रखिएगा। CS एक्सटेंशन आपको पता ही है, C# की जो एक्सटेंशन है, ठीक है, ये .cs एक्सटेंशन का होगा जो कंट्रोलर होगा। और जो हमारे पास व्यूज़ होंगे वो .cs HTML में होंगे, .cs HTML के होंगे। उसके साथ @ का सिंबल आएगा। @ का सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास व्यू है रेजर टाइप का, ठीक है, रेजर सिंटैक्स का हमारे पास ये व्यू हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, जैसे व्यू बैग, व्यू टाइटल, ये सारी चीज़ें व्यू हो रही हैं। मैं इसके बारे में आपको मज़ीद आगे बताता भी हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास चीज़ शेयर हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड द शेयर्ड फोल्डर। ये शेयर्ड फोल्डर क्या होता है? ये शेयर्ड फोल्डर ऐसा फोल्डर है जो कि सब के साथ शेयर्ड होगा यहाँ पे, और इसके अंदर बाकी चीज़ें शो हो रही होंगी। इस शेयर फोल्डर में दो तरह की चीज़ें हैं। शेयर फोल्डर में क्या काम होता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उसके फेसबुक का जो लेआउट है वो बिल्कुल सेम है। क्या समझते हैं आप कि उसका जो लेआउट है फेसबुक के ऊपर, जो भी बंदा साइन अप करता है, क्या फेसबुक वाले उसके लिए अलग से एक HTML का पेज लिखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी पोस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने डायनामिक वर्किंग की हुई है और सबका डिज़ाइन सेम है। पोस्ट सेंटर में आती हैं, लेफ्ट बार है, साइड बार है, चैटिंग का मॉड्यूल साइड पे शो हो रहा होगा आपको, टॉप के ऊपर आपको आपका पिक्चर शो हो रही होगी, सर्च बार शो हो रही होगी, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं और सारा डिज़ाइन सब सेम है। दैट इज़ सेम डिज़ाइन इज़ कॉल्ड लेआउट। इस लेआउट की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने डिज़ाइन को सोफिस्टिकेट कर सकते हैं, नॉर्मली उसको व्यू करवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना लेआउट सारा आ रहा है, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ कि अब ये काम कैसे करता है सारा कुछ, ठीक है। लेआउट के पेज की अगर समझ लग गई तो हम इस कोडिंग को बड़े आसानी से समझ सकेंगे। नंबर एक चीज़, इसके अंदर हमें बहुत सा काम बना हुआ मिल गया, टेम्पलेट मिल गया, हमें बना हुआ चला हुआ सारा काम पहले से ही वर्किंग करता हुआ सारा कुछ मिल गया। इसके अंदर मॉडल नहीं है। मॉडल को अगर आप देखें तो मॉडल नहीं है इसके अंदर, और बाकी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। मॉडल का फोल्डर खाली पड़ा हुआ है, यानी इसके अंदर VC है। VC का मतलब व्यू और कंट्रोलर दोनों चीज़ें पहले से अवेलेबल थी, हमने उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की हैं। मज़ीद मैं थोड़ा सा इसको, ये क्योंकि एक बेसिक सा लेक्चर है, इसके अंदर से जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी और हम बस इतना सा देखेंगे कि इस लेक्चर के थ्रू हम अपना रेजर सिंटैक्स को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेजर सिंटैक्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आ जाएगा और मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा इसके साथ कि माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट पर जाके इसको बस सरसरी सा थोड़ा सा देखना पड़ेगा ताकि आप इसके से फेमिलियर हो जाएं।
ये ASP.NET बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है ये। अगर आप लोग इसको कोड की लाइंस को ना गिनने बैठे हैं तो बाकी चीज़ें बहुत ईजी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि हमारे पास यहाँ पे कैसे काम हुआ। एक तो हमने इतनी लाइन ऑफ कोड देखा, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ये है लेआउट का पेज। लेआउट का पेज काम क्या करता है, यहाँ पे लेआउट का पेज ये कहता है कि जी लेआउट कैसा होगा। उसने कहा जी लेआउट होगा, मेटा लगा होगा, टाइटल होगा, टाइटल के साथ सबके साथ ये चीज़ें आ रही होंगी, स्टाइल ऐसे होगा, फला बॉडी हेड, ये सारा कुछ आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। और उसके ऊपर हमारे पास मेन्यू बार होगी, होम का होगा, इंडेक्स होगा, होम होगा। अब ये चीज़ हमने वहाँ पे प्रेजेंट नहीं की, हमने वहाँ पे जो लगी हुई आ रही थी। अब मैंने यहाँ पे एक नया कंट्रोलर भी बनाया, मैं इसी लाइन को थोड़ा सा ना मॉडिफाई करता हूँ। अब ये लेआउट है, ठीक है, इसी लेआउट को मैं थोड़ा सा ना मॉडिफाई करता हूँ ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमने कैसे इनको देखना। हमने अपने इसका नाम क्या रखा था जी, ABCD कंट्रोलर का नाम, ठीक है। मोस्ट लेफ्ट राइट साइड के ऊपर हमारे पास कंट्रोलर का नाम आएगा, और यहाँ पे था हमारे पास जनाब इंडेक्स, और हम यहाँ पे कह देते हैं एन अदर होम पेज, ठीक है। वैसे मैंने लिख दिया जो कि हमारे पास किसका था, ABCD का था। जो नाम हमने शो करवाना वो यहाँ आएगा, जिस यहाँ पे आएगा एक्शन रिजल्ट, क्या है एक्शन रिजल्ट कौन सा है हमारे पास, और यहाँ पे कंट्रोलर का नाम, ठीक है, फंक्शन का नाम, और ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। ये हमारे पास वहाँ पे चेंज भी हो जाएगा। मैं इसको साथ ही चला कर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए इसके अंदर के हमारा ये काम चल रहा है। ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे एन अदर होम पेज भी आ गया। हम इसको क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा। हमने इसको अभी एज इट इज़ ही चलाया, हमने कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, वो इंडिपेंडेंट पेज था, हमने इसके अंदर कोई काम नहीं किया था, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा। ये इंडिपेंडेंट पेज के तौर पे चल रहा है। अगर इसको इसके लेआउट के अंदर रखना होगा तो भी हम देख लेते हैं जनाब वो कैसे रखना है। हम इसको बंद करते हैं, इधर आते हैं, पहले चंद एक चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर हमने बिल्कुल ऐसे ही चलाना है जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडेक्स चल रहा है, तो हम इसको कैसे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास व्यू बैग और ये आइटम और मैसेज वगैरह हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं रेंडर बॉडी में। लेआउट के पेज के अंदर हमारे पास यहाँ पे होगा जी रेंडर बॉडी। रेंडर बॉडी का फंक्शन क्या करता है, रेंडर बॉडी का फंक्शन ये काम करता है कि जो हमारे पास पेज होते हैं, जो हमारे पास बॉडी होती है इसकी, ये सारी बॉडी को इसके अंदर चला रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर आएगा लेआउट के पेज में अंदर रेंडर बॉडी। यहाँ से हर काम जो सा ना इसके अंदर से चल रहा होता है। ये रेंडर बॉडी का मतलब ये वाली बॉडी चला दो, ये बॉडी चला दो, ये बॉडी चला दो। मज़े की बात इसके अंदर ये है, इसके अंदर कोई हेडर नहीं है, कोई फुटर नहीं है, कोई हेडर नहीं है, कोई फुटर नहीं है, कोई हेडर नहीं है। तो फिर हेडर फुटर आ कहाँ से रहे हैं, ये जनाब यहाँ से आ रहे हैं। ये हेडर इसके अंदर मौजूद था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी, इसलिए तो इसने इसको यहाँ से कैप्चर किया सारी चीज़ों को। और बाकी चीज़ें रेंडर बॉडी से, रेंडर बॉडी वो उसको सारे को, ये बॉटम सबका सेम रहेगा। तो इसलिए ये चीज़ें जो सी है रेंडर बॉडी की वजह से हमारे पास इस तरीके से चल रही होती है यहाँ से। तो एक हमारे पास होता है जी एरर पेज। जब भी कोई एरर वगैरह आएगा तो एरर पेज यहीं से, ये शेयर्ड है सबके साथ। जब भी किसी का एरर आएगा तो ऐसे व्यू स्टार्ट का पेज, व्यू स्टार्ट का पेज बड़ा मज़े का पेज है जी। अभी सबसे पहले रिक्वेस्ट आती कहाँ पे और चलता कहाँ से, काम कैसे चलता है। ये
सबसे पहले रिक्वेस्ट जो आती है, सबसे पहले आती है हमारे पास व्यू स्टार्ट के ऊपर। व्यू स्टार्ट बताता है कि जी आपने लेआउट कौन सा फॉलो करना है। अब लेआउट हमारे पास मल्टीपल भी तो हो सकते हैं ना, हमारे पास एडमिन का लेआउट हो सकता है, हमारे पास क्लाइंट का लेआउट हो सकता है, तो इट मीन्स कि हम व्यू स्टार्ट से अपने मल्टीपल लेआउट को भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो हमने एक बताया जी अंडरस्कोर लेआउट CSS/HTML के अंदर जाना। हम यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आए तो पता चला अच्छा जी यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को स्टार्ट से हमने सारा पढ़ना स्टार्ट किया, सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई। अभी ये सारी चीज़ें इसके लेआउट के थ्रू आएंगी, तो फिर यहाँ पे हमारा रेंडर बॉडी जो सा है इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रिगर करेगा और हमारा काम यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया जी। हम यहाँ के आके हमने अपना काम किया। इसके बाद चंद एक चीज़ें फिर बताता चलूँ स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या मौजूद है। स्क्रिप्ट्स के अंदर हमारी सारा जावा स्क्रिप्ट की JQD की फाइलें मौजूद होती हैं। ये फ़ॉन्ट के अंदर जो फ़ॉन्ट वगैरह आप यूज़ करना हो उसको यूज़ करते हैं। कंटेंट के अंदर हमारे पास बूटस्ट्रैप की भी और CSS की और हमारे पास इमेजेस वगैरह भी अगर यूज़ करनी हो तो हम कोशिश करते हैं इसी के अंदर रखा जाता है हमें। और ये जो ऐप स्टार्ट का फोल्डर है इसके अंदर हमारे पास राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ये सारी फाइल्स होती हैं, नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते। ऐप डाटा के अंदर हमारे पास जब DB आएगी तो DB वगैरह को हम ऐप डाटा में रखेंगे और DB की इस क्लासेस को मॉडल के अंदर रखेंगे। ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है। अब वापस आएंगे हम इसकी उसके ऊपर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि एट दी रेट जब भी आता है ये इसके साथ हाईलाइट कर देता है। जहाँ जहाँ एट दी रेट आएगा इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग अब काम करेगी। HTML काम तो नॉर्मल मार्कअप लैंग्वेज है, उसका तो कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, तो प्रोग्रामिंग अगर करनी होगी तो इसकी वजह से ही हो सकेगी। तो